हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में आज बात करेंगे फेल डीजीपी, फेल जिला प्रशासन, शहर शहर कितने दुशासन। उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना सामने आने के बाद जिला प्रशासन और खाकी सवालों के घेरे में आ चुका है। लेकिन ये हाल सिर्फ हाथरस का नहीं है, सूबे के अलग अलग जिलों से आई तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं जो हाथरस जैसी हैं, जहां जिला प्रशासन ऐसी वारदातों पर पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में बीते एक महीने से सूबे के अलग अलग शहरों में हैवानियत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो यूपी के पुलिस विभाग और जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर ऐसा सवालिया निशान छोड़ गई हैं, जो वाकई हैरान और परेशान करने वाली हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो गोरखपुर से ये दो तस्वीरें सामने नहीं आती। ये सब होता है बोलो ना, कहाँ चलिए ना, चलिए कहाँ चलिए। हाँ तो भाई कहाँ भागी है, कहाँ भागी है, चलिए छोड़िए, बताएं बलिया नहीं। सितंबर महीने में किस कदर गोरखपुर में महिलाओं के साथ आपराधिक वारदातें हुई, ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। दूध लेने पहुंची नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़, वर्चस्व बनाने के लिए नाबालिग लड़की से मारपीट की घटनाएं जिले के लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल रही हैं और ये बता रही हैं कि शहर शहर कितने दुशासन घूम रहे हैं। बात सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है। बलरामपुर में 22 साल की दलित लड़की के साथ हुई गैंगरेप की वारदात, फिर जिला प्रशासन के लीपा पोती वाले रवैये और उस पर पुलिस की सवालिया निशान वाली कार्यशैली मक्कार सिस्टम को आईना दिखा रही है, जो एक बेटी को जीते जी तो इंसाफ नहीं दे सके, मरने के बाद अपनी मक्कारी भरी कारनामों को छिपाने के लिए पूरा जोर दिया। आलम यहां तक पहुंच गया कि यूपी पुलिस के मुखिया को कुर्सी छोड़कर बलरामपुर पहुंचना पड़ गया और साथ ही एसीएस होम को भी मोर्चा संभालना पड़ा। बलरामपुर से आगे बढ़े तो आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, एटा, सहारनपुर में भी दुशासनों के कारनामे सामने आए हैं। किसी भी शहर की किसी भी तस्वीर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी घटना को पढ़ के देख लीजिए, आपको जिले के प्रशासन और पुलिस के काम करने के तरीके की सच्चाई पता चल जाएगी। सहारनपुर, नाबालिग किशोरी से गैंगरेप की वारदात। एटा, गांव से 2 नाबालिग बच्चियां लापता। लखनऊ, गैंगरेप की एफआईआर लिखाने को परेशान पीड़िता। कानपुर देहात, नाबालिग की रेप के बाद हत्या और नरकंकाल मिलना। आजमगढ़, छेड़छाड़ के शिकार पीड़िता को थाने से भगाया। ये बताता है कि खाकी का इकबाल खत्म है और दुशासनों के हौसले बुलंद हैं। डीजीपी से कानून व्यवस्था संभल नहीं रही। जिला प्रशासन के दावों और वादों में जमीन आसमान का अंतर है, तो क्यों न डीजीपी का चेहरा बदला जाए और जिला प्रशासन के पेच कसे जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज। सुबह बोलेंगे में आगे बढ़ने से पहले आपको आज बता देते हैं हाथरस में क्या कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के बुलगड़ी गांव में हुए दर्दनाक घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो चुकी है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम आज गांव पहुंची। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पीड़िता के परिवार से मिलने के बाद आज दूसरे अन्य दलों के नेता भी पहुंच रहे हैं। इधर सपा के डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करी है। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो आज हाथरस में क्या कुछ हुआ है। एसआईटी की टीम पहुंचती है पीड़ित परिवार से पूछताछ करने के लिए और उसके बाद सपा का हंगामा देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं, आज और भी कई पार्टियां
पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रही हैं और उसके बाद सपा का हंगामा देखने को मिलता है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और वहीं सपा का डेलीगेशन भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचता है और उसके बाद स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। तनावपूर्ण स्थिति पूरी तरीके से उस समय हाथरस में बन चुकी है। हाथरस सरकार के पक्ष विपक्ष दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। इस दौरान के न्यूज के संवाददाता ने समर्थकों से खास बातचीत करी। मौजूद है हाथरस के बुलगड़ी गांव में, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पहरे को तोड़ दिया है और पुलिस के पहरे को तोड़ने के बाद अब बुलगड़ी गांव में जो कार्यकर्ता हैं पहुंच रहे हैं, वहीं भारी पुलिस बल मुस्तैद है और पुलिस भी पूरी तरीके से उनको रोकने का कार्य कर रही है। लेकिन जो पुलिस जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर तख्ती लेकर लेटे, उनका कहना है कि जो दमनकारी नीति है वो सहन नहीं की जाएगी। यहाँ पर तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। लगातार मैं आपको तस्वीर सकते हैं, तस्वीरों में जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरह यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती चली जा रही। रविवार को रेप पीड़िता के परिजन से मुलाकात करने गए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का पुलिस के साथ टकराव हो जाता है। पुलिस ने आरएलडी नेता जयंत चौधरी पर भी जमकर लाठियां बरसाई। हालांकि कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाते हुए घेरा बना लिया था। हाथरस में पीड़िता के गांव में राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी भी पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिजन से घर के अंदर बैठकर मुलाकात करी। इस दौरान गांव में आरएलडी और सपा कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा देखने को मिला। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ जाती है। पुलिस को इन सभी को काबू में करने के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ती है। किस तरीके से की स्थिति इस समय हाथरस में है वो आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हाथरस में जयंत चौधरी पहुंच चुके हैं और पुलिस का बैरिकेडिंग का घेरा तोड़ दिया है। जयंत चौधरी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कहीं ना कहीं सोच की बात देखिए, पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज किया है। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जो मीडिया कर्मी है यहाँ पर मौजूद है। तो जयंत बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने रेप की घटनाओं पर विवादित बयान दिया है, जिसका पलटवार कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी किया। क्या कुछ कहा है दोनों ने, आपको दिखा देते हैं। लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान इतना गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं और बहनों के लिए, बेटियों के लिए किस तरीके की सोच रखी जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के भाजपा के विधायक हो, सरकार में बैठे मंत्री हो या पूरी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री। हाथरस की घटना में सभी ने देखा है कि जिंदा रहते उस पीड़िता को कोई इंसाफ नहीं मिला। मरने के बाद भी जो सनातन धर्म का विधान है, उस तरीके से अंतिम संस्कार परिवार की सहमति के बिना किया गया और परिवार लगातार ये कहता रहा कि बेटी का चेहरा दिखा दो। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री के दम पर डीएम और एसएसपी ने जिस तरीके से परिवार के साथ बदसलूकी की, बदइंतजामी की, उनके चाचा को मारा, धमकाया। ये सवाल है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि अगर भाजपा के विधायक कहते हैं कि जवान बेटी को संस्कार से बचाया जा सकता है, तो आखिर जो उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक बलात्कार में संलिप्त हैं, उनको भाजपा का कौन सा संगठन इस तरीके की शिक्षा देता है? जो भाजपा के नेता अपराध और बलात्कार में संलिप्त हैं, बलात्कारियों को बचा रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको यह संस्कार कहां से मिलता है? भाजपा का चरित्र निकल कर आया है। 2017 में बड़े बड़े वादे किए थे, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन जिस तरीके से हाथरस की घटना में सरकार ने बलात्कारियों, दरिंदों को बचाने के लिए पूरा ईड़ी चोटी का जोर लगाया, उत्तर प्रदेश समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार
अपराधियों और बलात्कारियों के साथ खड़ी है, ना कि पीड़ित लोगों के साथ। और हमारे साथ दो दर्शक जुड़ चुके हैं, राम जुड़ चुके हैं गुजरात से। राय रखे राम अपनी। जी 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 मैम जी राय रखे राम। हाँ मैं चालू है मेरा पास। हेलो जी राम, क्या बोलना चाहते हैं आप? मैम इसमें जो केस हुआ बहुत ही शर्मनाक और दुर्घटना जो हुई वो बहुत नहीं होना चाहिए। किसी की बेटी होती है, चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो या सवर्ण हो या किसी और धर्म की हो, लेकिन उसमें जो जिस तरीके से राजनीति हुई, जिस तरीके से एक बोला गया वर्ग विशेष जातिगत, आप घटना को जातिगत से नहीं होता है। सिर्फ दो जात होती है, अपराधी होता है, एक मुजरिम अपराधी होता है और दूसरा एक पीड़ित होता है। उसमें कोई जाति एंगल नहीं होना चाहिए था, लेकिन किस तरीके से जाति घटनाक्रम को दिखा के एक वर्ग विशेष के लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, एक वर्ग विशेष के लोगों के लिए ये बहुत ही खराब घटना हुई जो राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए उठाया। जिस तरीके से इस तरीके से राजनीतिक फायदों के लिए किसी की इज्जत का एसोसिएशन नहीं करना चाहिए था। एक पत्रकार महोदय थी, आईएएस के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट थे, वो हाथरस के, उनका किस तरीके से करेक्टर एसोसिएशन किया गया, उनका किस तरीके से उनका करेक्टर को उछाला गया। ठीक है, अगर कल उनका बेटा देखेगा, मेरा बच्चा देखेगा आईएएस की ये इज्जत होती है तो कौन बनना चाहेगा? आपने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, संजय हैं गाजियाबाद से। संजय राय रखें अपनी। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए केवल दो जातियां होती हैं, एक निर्बल और एक सबल। हमारे जितने भी राजनेता हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो ये अफसरशाही उनके लिए प्रिय हो जाती है। जमीनी स्तर पर न्याय दिलाने का काम इन्हीं अफसरशाही का होता है। अगर जो आज ये विपक्षी नेता चिल्ला रहे हैं इतना, अगर मान लो ये सत्ता में आ जाएंगे तो जो ये अफसर आज जिनकी कह रहे हैं इनको सस्पेंड करो, इनको टर्मिनेट करो, ये उनके सबसे प्यारे अफसर हो जाएंगे। इसलिए जब तक इस ब्यूरोक्रेसी पर, अब आप देखिए इतना बड़ा कांड हुआ, कुछ पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, एक एसपी सस्पेंड हो गया, डीएम साहब अभी घूम रहे हैं। आप बड़े स्तर के अधिकारी हैं जिसमें आईएएस खास तौर से इन पे नकेल नहीं कसेंगे तब तक इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं होने जा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय भी रख सकते हैं। हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए नीरज शुक्ला जुड़ चुके हैं, सहयोगी हैं बलरामपुर से। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोरखपुर से संवाददाता जयवीर मावी हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ताहिरा हसन सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी हमारे साथ प्रधान संपादक जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश में कई सारी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हैवानियत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर अलग अलग जिले से ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। हाथरस हो, सहारनपुर हो, एटा हो, कानपुर देहात हो या फिर कानपुर की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, हर जगह से हैवानियत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दुर्गेन्द्र जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हर जगह से तस्वीरें सामने आती चली जा रही हैं, लेकिन प्रदर्शन बहुत किए जाते हैं, लगातार लोग तख्तियां लेकर के निकलते हैं, विरोध होते हैं, लेकिन समय बदलता जा रहा है, लेकिन घटनाएं लगातार सामने आती चली जा रही हैं। कब आखिरकार वक्त बदलेगा जब ये घटनाओं में विराम लगेगा? सृष्टि, जो आपका सवाल है उसके जवाब तो मैं आऊँगा, लेकिन आज मैं दर्शकों को बता दूं कि ये मसला बेहद गंभीर मसला है, हाथरस का मसला है। और जिस तरीके से हाथरस की बेटी के साथ घटना हुई और उसके बाद जो सलूक हुआ, उसकी लाश के साथ जो बर्ताव किया गया, वो बहुत निंदनीय और हृदय विदारक है, पीड़ादायक है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन वो उसके बाद जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ निर्माण हो रही हैं वो और भी खतरनाक संकेत दे रही हैं। जिस तरीके से राजनीतिक दल इस मसले को एक तूल दे रहे हैं, और जिस तरीके से वहाँ जातीय संगठन सक्रिय हो गए हैं। आप अभी चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच गए हैं, इसी तरीके से कल क्षत्रिय समाज के लोग थे, वाल्मीकि समाज के लोग थे। वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है और जो जैन सज्जन जिन्हें हम चंद्रशेखर रावण कहते हैं वो इसी काम के लिए मशहूर हैं। सहारनपुर में 2017 में जो जातीय दंगे हुए थे उसकी उपज हैं वो, उस जो वो पौध है, वो नर्सरी है, उससे निकले हुए राजनेता हैं और अभी राजनेता बनने की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो एक तो पहली बात उत्तर प्रदेश की पुलिस से और सरकार से गुजारिश करूंगा कि वहाँ अब
जो जहर है वो फैलने से रोकें। जो बेटी के साथ हुआ उसे न्याय मिलना चाहिए, अगर वो कलेक्टर दोषी है उसको नाप देना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आज सृष्टि हम 2 कदम आगे की बात करते हैं। आगे चलकर जो आज हम चर्चा और दर्शकों के बीच, जो दर्शकों के सामने हमने एक सवाल रखा है कि क्या हाथरस में ही निर्भया है, क्या 2012 में जो दिल्ली में कांड हुआ वही निर्भया है, क्या लखनऊ की बेटी निर्भया नहीं है, क्या कानपुर देहात में जिस बेटी का कंकाल मिला है वो निर्भया नहीं है, उसके साथ जो रेप की घटना हुई है या जो भी अनहोनी हुई है, क्या गोरखपुर में 3 बच्चियों के साथ रेप होता है, मर्डर हो जाता है, क्या वो निर्भया नहीं है, क्या बलिया, बस्ती, बहराइच, इंदौर, राजस्थान, क्या ये निर्भया नहीं है, क्या अपनी सुविधा से हम निर्भया तय कर लेंगे, क्या हम ये राजनेता या मीडिया क्या जो उसकी सुविधा की रेंज में होगा, जो कंफर्ट जोन में होगा उसे निर्भया हम बना देंगे। अच्छी बात है कि सहारनपुर की हाथरस की बेटी के साथ हम खड़े हुए, पूरा मीडिया खड़ा हुआ, राजनेता खड़े हुए, लेकिन गोरखपुर की बेटी को न्याय कौन दिलाएगा? बलरामपुर में सेम इसी अभी इस जो हाथरस की घटना हुई है उसी के इर्द गिर्द ये बलरामपुर की घटना हुई, गैंगरेप हुआ है, तो बलरामपुर आज तक कोई झांकने नहीं गया। आज शासन सत्ता को सुध आई है, डीजीपी महोदय गए हैं, एसीएस होम वहां गए हैं, उनको भेजा गया, वहां परिवार से बात की है। मेरा सवाल है कि क्या अन्य जगह की जो बच्चियां हैं क्या उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनना चाहिए? उनके अभियुक्तों को क्या फांसी पर नहीं लटकाया जाना चाहिए? क्या उनके परिवार को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके परिवार को रहने के लिए घर नहीं मिलना चाहिए? क्या उनके परिवार के लोगों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? ये कौन सी बात है? क्या उनके लिए कौन सा, अगर विपक्ष या मीडिया ये कह रहा है, खुद अपनी पीठ ठोक रहा है और खुद कोई योद्धा बता रहा है मीडिया कि हमने तीर मार दिया, हमने तलवार चला दी हाथरस में, बुलगढ़ी गांव में, मीडिया भी अपनी पीठ ठोक रहा है, नेता भी अपनी पीठ ठोक रहा है, तो सबसे बड़ी बात है कि भाई एक दृष्टि से देखो, बेटी बेटी होती है। बेटी ना दलित की बेटी है, ना सवर्ण की बेटी है, ना ठाकुर की बेटी है, ना ब्राह्मण की बेटी, ना बलिया की बेटी है, ना हिंदू की बेटी है, ना मुसलमान की बेटी है। हमारा सीधे सीधे ये कथन है कि बेटी बेटी है, हमारी बेटी है, आपकी बेटी है। अच्छी बात है, हाथरस की बेटी के लिए इतना शिद्दत के साथ लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एक तरीके से जो शासन सत्ता के लोग हैं, जो सिस्टम है, सिस्टम को जगाया, सिस्टम की छाती पर हथौड़ा मारा, अच्छी बात है। लेकिन बलरामपुर में जिस सिस्टम ने अभी तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिला, गोरखपुर में जो 3 कांड हो गए, इसी तरीके से कानपुर देहात का तो जिक्र ही नहीं है, अभी कल ही उसका कंकाल मिला है, तो ये बात ठीक नहीं है। इस पर भी एक तरीके से समदृष्टि से देखना चाहिए। अगर आप जन सरोकारी होने का दावा करते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे राजनेता हो, बेटी बेटी है और संघर्ष करना चाहिए। प्रियंका गांधी वहां क्यों नहीं गई? गोरखपुर क्यों नहीं गई? बलरामपुर क्यों नहीं गई? कानपुर देहात क्यों नहीं आई? राजस्थान क्यों नहीं जाती? ये बड़े अहम सवाल है सृष्टि। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हर एक लड़की को अधिकार है कि उसको पूरा न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ तो दर्शक जुड़ चुके हैं। चित्रांश सीतापुर से, राय रखें अपनी। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, राय रखें। हमें ये कहना है कि कई सारी मीडिया इस चीज को दिखा रही है, हाथरस वाले कांड को। वैसे देखा जाए तो आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इस तरीके के कांड और ज्यादा नहीं होने चाहिए या बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और इसका सिर्फ तरीका क्या है कि अगर कोई महिला या कोई बालिका सीधे पुलिस में कंप्लेन करती है तो तुरंत उसकी एफआईआर लिखी जाए, तुरंत उसका मेडिकल परीक्षा हो। इसमें दोनों पक्षों का फायदा है मैडम। अगर वो झूठ बोलती है, अगर महिला झूठ बोलती है तो उसके अगेंस्ट उतनी ही वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो सच बोलती है तो अपराधी पक्ष के खिलाफ उतनी ही बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमारा समाज महिला पक्ष में तो खड़ा हो जाता है लेकिन पुरुष पक्ष में खड़ा नहीं होता है। आपके चैनल पे ताहिरा हसन जी भी दिखाई दे रही थी, कई बार वो छोटी बच्चियों को जिक्र करती है मैडम, और छोटी बच्चियों के साथ में जो बलात्कार होते हैं निश्चित तौर पे वो अपराध की श्रेणी में महा अपराध है वो। लेकिन मैडम अभी परसों के पेपर में, बरेली के न्यूज पेपर में निकला था कि 2 पक्षों में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष ने अपनी 6 वर्ष की लड़की के लिए झूठा रेप का केस दूसरे पक्ष पर लिखवा दिया, 12 साल के लड़के पर। बाद में जांच में पता चला कि झूठा केस था। इस चीज को ही मीडिया को दिखाना चाहिए। इस तरीके से तो केस रुक सकते हैं, लेकिन केवल एक पक्ष देखकर नहीं रुक सकते। सही कहा आपने चित्रांश, कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मेरे साथ उमेश जुड़ चुके हैं मेरठ से, राय रखें अपनी। उमेश जी,
रखें। उमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैडम जी नमस्कार, राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गरीबों की बच्चों के साथ इस तरह की वारदात हो रहे हैं, इसमें गरीब आदमी मर रहा है और गरीब की कोई नहीं है। तो प्रशासन किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, जिससे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, अपराधियों को कोई सजा नहीं मिल रही है, जिसके कारण इस तरह का माहौल हो रहा है। और शासन को मॉनिटरिंग और प्रशासन को सतर्कता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। हमारे साथ विधि जुड़ चुकी हैं मेरठ से, राय रखें। विधि, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमसे फिर से जुड़ सकती हैं, अपनी राय रख सकती हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। आज हम सुबह बोलेगा में बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से हाथरस की घटना को उठाया जा रहा है, उस पर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, हर जगह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी चीजें हैं और भी कई सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हाथरस ही जैसी हैं। बात की जाए आजमगढ़ की या बात की जाए कानपुर देहात की, लखनऊ की या एटा की, हर जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या उन लड़कियों को या फिर वो जो उनके साथ गलत चीजें हुई हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है कि उन लोगों को न्याय मिल पाए? इस चीज का अधिकार नहीं। ताहिरा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने दुर्गेश जी को सुना, उन्होंने कहा कि हर जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती, लेकिन हाथरस की अगर हम बात की जाए तो हाथरस में सब लोग वहां पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी जा रहे हैं, प्रशासन भी वहां पहुंच जाता है और राजनीति भी लगातार होती चली जा रही है, सियासत भी लगातार की जा रही है। लेकिन और जो कई सारी घटनाएं आई हैं उससे लोग ट्वीट से ही काम चला रहे हैं, ट्वीट कर देते हैं और निंदाजनक है ये घटना, ऐसा करके ट्वीट कर दिया जाता है। लेकिन क्या बलरामपुर कोई गया या किसी ने वहां पर जाके पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश की, या और कोई तस्वीरें किसी को नहीं दिख रही है? इस पर क्या कहेंगे आप? क्या उनको अधिकार नहीं है न्याय लेने का? विपक्ष नहीं जाता तो कहा जाता है विपक्ष कहाँ है। जब विपक्ष जाता है तो पूछा जाता है कि विपक्ष क्यों गया। मेरा कहना है कि निर्भया के बाद, अभी वो कह रहे थे कि क्या वो निर्भया नहीं है, बलरामपुर में नहीं है, हर जगह है। निर्भया के बाद 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी गठित होने के बाद जो मजबूत कानून बना है, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। उसके हिसाब से अगर थाना इंचार्ज काम नहीं करता, एफआईआर दर्ज नहीं करता, तो जेल का प्राविधान है। पुलिस रिफॉर्म की बात है, उसमें पुलिस सेंसिटाइजेशन की बात है। देखिए, जो पार्टी सत्ता में होती है, पावर में होती है, उसका दायित्व होता है कि वो महिलाओं को सुरक्षा दे। और जिस्ट जो था जस्टिस वर्मा कमेटी का, क्योंकि निर्भया की बात की इससे पहले आपके दुर्गेश जी ने, जिस्ट जो था उसमें यह था कि सरकार और इंस्टीट्यूशन महिला के साथ खड़े होंगे। और आपको यह भी पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी डिनाइड। तो उस बच्ची का जो हाथरस में डाइंग डिक्लेरेशन है, उसमें वो कहती है उसके साथ गैंग रेप हुआ। उसके बाद आईजी साहब बाहर निकल के आते हैं उसकी मौत के बाद, और कहते हैं कि नहीं, बलात्कार नहीं हुआ। तो ये जब इस तरह के इंसिडेंट सामने आएंगे और उस बच्ची को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाहिर है लोग बोलेंगे। ठीक है जी, आपने बात बिल्कुल सही की कि अगर उसको न्याय नहीं मिलेगा तो लोग बोलेंगे। लेकिन क्या जो बलरामपुर में हुआ या फिर गोरखपुर से जो घटनाएं सामने आई, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या उसके लिए किसी को आवाज नहीं उठानी चाहिए? तो पार्टी सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है कि तायरा जी, जो पार्टी सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है बलरामपुर में और गोरखपुर में जो घटनाएं हुई उसको न्याय दिलाने का। लेकिन जो हाथरस में घटना हुई है वो विपक्ष पार्टी का अधिकार है, वो उसको न्याय दिलाएंगे क्या? और जो घटनाएं हो रही हैं सामने, क्या विपक्ष का उसमें अधिकार नहीं है? क्या सिर्फ ट्वीट करने से बात हो जाएगी? बलरामपुर के लिए ट्वीट कर दिया जाता है, लेकिन हाथरस के लिए आप वहां पर पहुंच जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं। हाथरस की घटना में बलात्कार को ही नकारा जाता है बाद में। नहीं ताहिरा जी, ये शर्मनाक है, ये बिल्कुल शर्मनाक है। जो ऐसा लोग कह रहे हैं वो बेहद बेशर्म और बेहद उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास ऐसे लोगों के लिए,
क्योंकि किसी बेटी के साथ वो कह रही है, वो तड़प रही है, उसका गला दबा दिया जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसके अब कुछ कह नहीं सकते हम, जो स्थितियां हैं। उन स्थितियों के बाद अगर इतनी बेशर्मी से उत्तर प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अगर इस बात को कहता है कि उस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ, और जो सरकारी हुक्मरान जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं झब्बे लगाकर ये दिखाते हैं, एक कागज का टुकड़ा दिखाते हैं कि सरगंगा राम की रिपोर्ट है, इसमें बलात्कार प्रूव नहीं हो रहा है, तो इतना कहने भर से ये नहीं हो जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो पीड़िता का अंतिम बयान, जो बयान होता है, डाइंग डिक्लेरेशन होता है, वही अंतिम सत्य है। और वैसे भी अगर कोई महिला किसी के ऊपर अगर कोई आरोप लगाती है तो उस आरोप को यूं ही खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि महिला हरदम, ये कहा गया है, चाहे कोर्ट हो, आयोग हो या जो भी व्यवस्थाएं बनी हो, वो सब में यही कहा जाता है कि जो कानून है, जो सिस्टम है, जो सरकार है, जो सारी चीजें हैं, वो एक महिला के साथ खड़े होंगे, क्योंकि वो एक सफरर होती है, वो सामाजिक रूप से उसकी सुरक्षा, संरक्षा, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की होती है। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हाथरस में विपक्ष ने जाकर कोई बहुत खराब काम नहीं कर दिया है, बहुत अच्छा काम किया है विपक्ष ने। विपक्ष को जाना ही चाहिए। कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी गए और एक जिस तरीके से जाना चाहिए था, उन्होंने बातें सुनी और आके सरकार पर उन्होंने हमला किया और चीजों को कहा कि नहीं भाई, इस तरीके से ये होना चाहिए था। आज की जो घटना हुई, आज भी जिन अनुमति लेकर लोगों को सरकार ने वहां जाने दिया कि जाइए मिलिए, उसके बाद इस तरह की घटना हुई, लाठी चार्ज हुआ, ये मिस हैंडलिंग जो नीचे लेवल पर होती है वो हुई। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि हाथरस में क्यों गए, मेरा सवाल ये है कि हाथरस में भी जाइए, बलरामपुर की भी पीड़िता को न्याय दिलाइए। गोरखपुर में 3 रेप हो गए, उनके बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात कीजिए, उनके परिवार को भी मुआवजा दीजिए, उनके परिवार को भी रहने को घर दीजिए। उनके परिवार अगर निर्बल हैं, अगर वो जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी नौकरी दीजिए। ये एक आगे से बढ़ की बात है, किसी से छीनिए मत। किसी को अगर हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई तो उसे कौन नकार सकता है, और जो नकारेगा वो बेशर्मी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ताहिरा जी, कि जो बलरामपुर में हुआ, हमारी बिटिया एडमिशन करा के लौट रही थी, जिस तरह से किडनैप किया, उसका पैर तोड़ दिया और हत्या कर दिया, वहां पे भी बिल्कुल होना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि सरकार जो है बाल से चलती है, वहां पे क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करने के बाद क्यों नहीं एक्शन हो रहा है? एक्शन होता दिखना चाहिए। वो सब लोग पकड़े जाए, दंडित किए जाए, जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी में तय हुआ था कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से केस हो, कन्विक्शन रेट बढ़े, लोगों को दंडित किया जाए। जो इस तरह की दरिंदगी, हैवानियत करते हैं, उनके अंदर डर पैदा हो। आखिर इन दरिंदों के अंदर, इन हैवानों के अंदर डर क्यों नहीं पैदा हो रहा है? क्योंकि इनको पता है कि टाइम लगेगा, एविडेंसेस कलेक्ट होने में देरी लगेगी, ये निकल जाएंगे लूप होल से और दोबारा इससे बड़ा क्राइम करेंगे। हर जगह इसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, चाहे वो हमारी भदोही की बिटिया हो 14 साल की, चाहे हमारी लखीमपुर की बिटिया हो, चाहे कानपुर की हो, चाहे गोरखपुर की हो, चाहे लखीमपुर की हो, किसी भी बिटिया के साथ ये तरह हैवानियत की बात आप सुनिए। हैवानियत की बात आपने बलरामपुर में कही, क्या उस बच्चे को जो एडमिशन करा कर आ रही थी, टांग तोड़ दी, हत्या कर दी, क्या हाथरस से कम घटना नहीं है वो? कानपुर देहात में तो कंकाल मिला है, उस बच्ची का कंकाल मिला है। क्या दशा की होगी अभी हमें पता ही नहीं कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया होगा, उसके साथ, उसकी लाश के साथ जीवित अवस्था में कैसा व्यवहार किया गया होगा। अभी केवल हम परिकल्पना करके ही, ऐसी घटना की कल्पना करके ही हम सिहर उठते हैं, हम कांप जाते हैं अंदर तक कि हम भी एक बेटी के बाप हैं। अगर हमारी भी बेटी शहर में कहीं किसी काम से जाती है तो हमारे अंदर भी एक सिहरन रहती है कि कैसे हमारी बेटी सुरक्षित घर आए। ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में सरकार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और एक सिस्टम, एक समाज का भी मानस पटल, समाज को भी मानसिकता जरूर बदलनी चाहिए। जो समाज एक पहरेदार की भूमिका में पहले होता था, उसको भी होना चाहिए। जवीर मावी के पास चलेंगे। जवीर मावी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, अबरार हैं कानपुर से। अबरार, राय रखें अपनी। मैडम, मेरा ये कहना था कि जिस तरह से ये हाथरस वाले कांड को इतना हाईलाइट किया गया, और ये जानबूझ करके हाईलाइट करवाया गया ताकि देश के जो अहम मुद्दे हैं
चाहे वो किसानों के बिल का मामला हो, चाहे जो है अर्थव्यवस्था, गिरती अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे जो है बेरोजगारी का मामला हो, चाहे जो है बढ़ते हुए बिजली की वृद्धि का मामला हो, इन सब मुद्दों को दबाने के लिए खास तौर से मीडिया को और पूरे सिस्टम को लगाया गया ताकि सारे मीडिया का ध्यान इसके ऊपर लग जाए और बाकी जो असल मुद्दे हैं जनता के, उससे ध्यान को भटकाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार। राय रखने के लिए हमारे साथ अंजनी जुड़ चुकी हैं गुजरात से। राय रखें अंजनी, अपनी राय रखें। जी राय रखें। हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। मैं ये बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बराबर हम देख रहे हैं, सूबे के मुखिया वहाँ के जो है योगी आदित्यनाथ जी है, और गोरखपुर के अंदर भी 2 रेप हो रहे हैं। बलरामपुर में रेप हुआ, हाथरस में हुआ। हाथरस को तो पूरा छावनी बना दिया गया था। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पुलिस प्रशासन क्यों इतना लूज हो रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है? सिस्टम क्यों इतना फेलियर जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं कानपुर से। अभिषेक राय रखें। जी मैडम, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हेलो जी राय रखें। जी जैसे कि मैडम अभी कोई विपक्ष का पार्टी जाता है हाथरस, तो उससे पुलिस रोकती है। ऐसा क्यों? क्या योगी सरकार को ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा कि जैसे राजस्थान में भी ऐसा कांड हुआ है, वहाँ की सरकार कहती है विपक्ष हमारे यहाँ आए, हम उसको पुलिस प्रोटेक्शन देंगे, तो ऐसा यूपी में क्यों हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए अभिषेक, सभी को जाने की अनुमति दे दी गई है और सभी पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं, लेकिन वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वजह से पुलिस उनको रोक रही है कि आप ज्यादा लोगों के साथ वहां पर ना पहुंचे। लगातार हम बात कर रहे हैं सूबा बोले गए में कि इस समय जो प्रशासन कर रहा है, लगातार वारदातें सामने आती चली जा रही, लेकिन बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on
Academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सुबह बोलेगा में फेल डीजीपी, फेल जिला प्रशासन की, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लड़कियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और अगर वो पुलिस से रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती, उनको वहां से भगा दिया जाता है। कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है और कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। जयवीर मावी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप हाथरस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बात की जाए हाथरस की तो लगातार पीड़ित परिवार से लोग मिलने पहुंच रहे हैं, विपक्षी दल मिलने पहुंच रहा है, एक तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है हाथरस में। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? जयवीर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं अभिषेक, आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से गोरखपुर की अगर बात की जाए तो 2 सितंबर को नाबालिग से छेड़छाड़ की जाती है, 25 सितंबर की बात की जाए तो 2 नाबालिग से छेड़छाड़ की जाती है। उसको लेकर के जो 3 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की गई, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है? देखिए, गोरखपुर में जिस तरह से मामला प्रकाश में आता है उसके बाद से एक बच्ची को सिगरेट से जलाया जाता है। पहले तो उसको जाती है हैंड पैप पानी भरने के लिए, उसके बाद से उसको 2 दबंग आते हैं, उसको बाइक पे उठा ले जाते हैं, उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और संबंध बनाने के बाद से जो है वो उसको सिगरेट से जगह जगह पे जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मामला प्रकाश में आता है तो सूबे के जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ तत्काल गंभीरता से लेते हैं और अधिकारियों को संदेश भी देते हैं। उसी पर एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई के लिए इन दोनों अभियुक्तों की तत्काल टीम गठित की और उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दूसरी घटना आपको बता दें, जिस तरह से स्कूल प्रबंधक ने एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ अवैध संबंध बनाता है, उसके बाद से उसको ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो बना लेता है और वीडियो को जो है सोशल मीडिया को वायरल करने की धमकी देता है और पीड़िता जो है तकरीबन 20 से 22 दिन तक लगातार उसके चुंगलों में फंसी रहती है। उसको डर सताता है कहीं वीडियो वायरल ना हो जाए, इसी को लेकर के वो शिकायत नहीं करती, लेकिन काफी हद हो जाता है, ब्लैकमेल करता है प्रबंधक। तब जाकर के अपने घर आप ड्यूटी बनाती है और उसके परिवार वाले थाने पे जाते हैं। थाने पर मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तकरीबन 20 से 22 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद मुकदमा लिखा जाता है। जब एसएसपी के पास परिवार वाले जाते हैं और एसएसपी उस टाइम डॉक्टर सुरेश गुप्ता थे, उनके निर्देशन के बाद मुकदमा लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस विभाग महकमे में किस प्रकार से कमियां हैं और ये लोग जिस तरह से मामला संज्ञान आने के बाद से भी पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है, इसी वजह से इस तरह घटनाएं देखने को मिलती है। हालांकि हाथरस देखा जाए, बलरामपुर के देखा जाए, गोरखपुर के महीनों की बात की जाए तो इस तरह से घटना जिस तरह प्रकाश में आता है तो कहीं ना कहीं इसके पूरी तरह से पुलिस अधिकारी होते हैं और पुलिस अधिकारी समय रहते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लेते और मुकदमा पंजीकृत कर लेते। शायद इस तरह से घटना देखने को नहीं मिलती इस दृष्टि। बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है उसके अंदर एक डर रहता है, दबंग उसको डराते हैं और जब वो पुलिस के पास जाती है रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो उसको न्याय नहीं मिलता है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब संज्ञान लेते हैं तब जाकर कहीं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, वरना उसको थाने की चक्कर लगाने पड़ते हैं। नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बलरामपुर में घटना हमारे सामने आती है, उसके बाद जब ऊपर आला अधिकारियों के पास ये चीजें पहुंचती है, उसके बाद उसको
लड़की को न्याय मिल पाता है। लेकिन सृष्टि, नीरज बलरामपुर पीड़िता के घर के बाहर ही खड़े हुए हैं जी। हमने उनसे कहा था कि जब हम शाम का कार्यक्रम करेंगे, शाम को जब हम इस मसले पर अहम चर्चा करेंगे और इस संवेदनशील मसले को उठाएंगे शासन सत्ता को जगाने के लिए, तो नीरज को हमने कहा था कि वो उस पीड़िता के परिवार के पास जाए। नीरज उस वक्त भी वहां पर थे जब यहाँ के जो आला अफसर हैं उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर और एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी, जब ये लोग गए थे तब भी नीरज काफी देर से परिवार वालों के संपर्क में बातचीत कर रहे हैं, घर के सामने खड़े हैं। नीरज, अब तक एक तो संक्षिप्त में घटना बताइए दर्शकों को हमारे, और उसके अलावा अब तक क्या कार्रवाई हुई। मेरा पहला सवाल, क्या अभियुक्त गिरफ्तार हुए? दूसरा सवाल, क्या कोई मुआवजा मिला? तीसरा सवाल, क्या नौकरी किसी को मिली? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की बात हुई जैसा कि अन्य मामलों में की जा रही है? और क्या कोई पुनर्वास के लिए कोई मकान वगैरह भी दिया गया है नीरज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो मतलब यहाँ गैसड़ी में जो घटना हुई मझौली गांव में, यहाँ एएससी अवनीश अवस्थी व एडीसी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मिले और उनको ये मतलब संतावना दी कि दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। और साथ ही मैं जब पीड़ित परिवार से उसकी जो लड़की थी उसकी माँ से मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हमको तो ना इसके जो मतलब मुआवजे से हमारा कल्याण होगा ना कुछ, हमको बस केवल जो भी दोषी हैं हमारे बच्ची के उनको फांसी की सजा हो, वो केवल सजा की मांग कर रहे हैं। नीरज वो कहाँ हैं? जेल के अंदर हैं, बाहर हैं, गिरफ्तारी बाकी है? दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जो दो दोषी थे उनको तत्काल मतलब पकड़ा गया, 12 घंटे के अंदर ही उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही जो दो दोषी और थे, कंपाउंडर व रिक्शे वाला जिस रिक्शे पर बैठकर वो लड़की घर पहुंची थी मतलब गंभीर हालत में, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अभी ये पा रहा है कि वो दोनों लोग जेल गए या अभी पुलिस के हिरासत में है। ठीक बात है। तो अब मसला क्या है? परिवार वाले क्या चाहते हैं कि मजबूत पैरवी हो, पैरवी करके जो असली दोषी हैं उनको क्या सजा, जो माकूल सजा है उनके लिए जो संविधान में जो वर्णित है उस सजा को दिलाया जाए। उसके लिए क्या कोई वो जो मदद चाहते हैं, कोई जो विधिक मदद चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी हैं बच्ची के रेप और मर्डर के उनको सजा दिलाई जाए? नीरज जी उनकी माँ, उसकी पीड़ित की माँ का कहना साफ तौर पर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो। लेकिन पीड़ित परिवार का एक तरफ ये भी कहना है कि अभी भी मुख्य आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो अभी पुलिसिया कार्रवाई पे सवालिया निशान उठ रहे हैं बलरामपुर में। नीरज, आज जो एसीएस होम है और जो लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजी हैं उनको कैसे याद आ गई बलरामपुर की? बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा था कि सब हाथरस पे की बात थी, जब वहां विपक्ष ने मोर्चा कसा और सरकार को जगाया, शासन सत्ता को जगाया, उसके बिल्कुल सड़ चुके सिस्टम को जगाने की कोशिश की, तो आज अचानक बलरामपुर याद आ गया और बाकायदे मीडिया को भी सूचना दी गई थी कि आप लोग भी आइए। एक तरफ वहां हाथरस में मीडिया को रोका जा रहा है, यहाँ मीडिया को बाकायदे सूचना देकर ये जो उच्चाधिकारी गए थे वहां पर। नीरज जी मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर में उनका देवीपाटन मंदिर पड़ता है, वो एक तौर से यहाँ के संरक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक होम डिस्ट्रिक्ट माना जाता है बलरामपुर। और वो जो प्रकरण हुआ बच्ची के साथ उसको पूर्णतः गंभीरता लिया और तत्काल अपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार व अवनीश अवस्थी को भेजे मतलब जायजा लेने के लिए कि आखिर क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। और साथ में ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि मतलब पुलिसिया कार्रवाई में कोई भी कमियां नहीं आई हैं। नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है जैसा आप कह रहे हैं कि अभी मुख्य अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं और अभी तक कोई आपकी जानकारी में कोई इस परिवार को मुआवजा मिला है, कोई मदद मिली है? जी मैं बताऊं, मतलब जिस दिन लड़की के साथ हुआ उसका मतलब फिर जब वो लड़की का दाह संस्कार किया गया उसके सुबह मतलब देवीपाटन मंदिर के महंत जो हैं यहाँ के मिथिलेश नाथ योगी और साथ में डीएम बलरामपुर और एसपी के एक संयुक्त टीम के द्वारा उनको 6,50,718 रुपए की जो धनराशि उपलब्ध करवाई गई, मुआवजा राशि। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि हमको मुआवजे से कुछ लेना देना नहीं है,
बस उनको केवल न्याय चाहिए। मेरी बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी किया गया है उनके साथ भी ऐसे ही किया जाए। ठीक बात है नीरज, आप बने रहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं और अभी बहुत सारी चीजें आपके जहन में होंगी। आपको दर्शकों को हमारे बतानी है कि वास्तव में बलरामपुर का मामला भी बहुत गंभीर मसला है। वो कोई हाथरस से कमजोर मामला नहीं है। जो वहाँ दरिंदगी जो हुई है वो कम नहीं है, क्योंकि दरिंदगी का कोई पैमाना नहीं है। यहाँ पर भी उसी तरीके की स्थितियां हैं। हाथरस की बेटी के साथ भी वही स्थितियां हैं और जो कानपुर देहात में है वहाँ तो कंकाल ही मिल गया है। हाथरस के बुलगढ़ी गांव चलते हैं। हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जवीर मावी वहां मौजूद हैं। जवीर मावी, आज का घटनाक्रम बहुत गर्मा गर्म घटनाक्रम रहा। जयंत चौधरी पिट गए, अखिलेश यादव के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव गए, उनको भी पुलिस ने लाठियों से खदेड़ा। क्या क्या दिन भर का आज क्या घटनाक्रम रहा वहां का? जयवीर की आवाज नहीं मिल रही है। ताहिरा हसन जी के पास चलते हैं। ताहिरा जी, आपने देखा बलरामपुर की, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से, जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, राय रखें। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, राय रखें। मेरा कहना ये है, ये सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है ये सब प्रशासन की कमी है। वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब समस्याएं खड़ी हुई है। अगर प्रशासन जनता की सेवा करे तो शायद ये सब समस्या खड़ी ना हो। सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। बात कर रहे हैं इस समय जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती चली जा रही हैं, बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ दिलाने में प्रशासन पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। अभी भी बलरामपुर की अगर बात की जाए तो आज अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, अमरीश अवस्थी वहां पहुंचते, डीजीपी वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो विश्वास नहीं दिला पाए हैं पीड़ित परिवार को कि कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। मुआवजा से क्या होगा? पीड़िता की मां का यह कहना है कि मुआवजे से कुछ नहीं होगा, मुझे न्याय चाहिए। जाहिर सी बात है, मुआवजा देने से कुछ नहीं हो जाता, उनकी बेटी वापस नहीं आ जाएगी, उनको कहीं ना कहीं न्याय की जरूरत। हमारे साथ गौतम जुड़ चुके हैं लखनऊ से, राय रखें। गौतम, राय रखें अपनी। लगता है संपर्क टूट गया, आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में कई सारी हैवानियत की तस्वीरें लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। कानपुर देहात की बात की जाए, वहां पर बेटी का कंकाल मिलता है, सहारनपुर की बात की जाए या फिर बलरामपुर की बात की जाए, हर जगह से बिल्कुल वही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बेटियों के साथ न्याय होता है, अन्याय हो रहा है बेटियों के साथ और न्याय के लिए वो लगातार भटक रही हैं। जैसे हमारे संवाददाता नीरज ने बताया कि लगातार अभी भी पीड़ित जो परिवार है वो इसी चीज की गुहार लगा रहा है कि उनको न्याय चाहिए। अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं लेकिन वो इस चीज का विश्वास नहीं दिला पाए कि कब तक उनको न्याय मिलेगा। बात की जाए बलरामपुर की या फिर बात की जाए गोरखपुर से, हर जगह से वही तस्वीरें सामने आती हैं और जब अधिकारियों तक बात इसकी पहुंचती है, तब इसको लेकर के संज्ञान लिया जाता है और तब जाके पीड़ित परिवार की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। ये हाल है इस समय हमारे सोए हुए प्रशासन का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जयवीर हाथरस से जुड़े हुए हैं। जयवीर, इस समय जो आज की स्थिति रही, हाथरस की तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली, लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरीके से, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आज स्थिति देखने को मिली? जी, मैं आपको बता, सबसे पहले तो आज अगर हम घटनाक्रम की बात करते हैं तो सुबह 10 बजे 30 गांव के लोगों ने आज इस गांव में पंचायत की है। जो स्वर्ण समाज के लोग हैं जिनका खास तौर पर आरोप है कि प्रशासन उनके बच्चों को नाजायज तरीके से फंसा रहा है। जैसा कि हमने कल बताया था कि यहाँ पर अब जातिगत राजनीति शुरू हो रही है, लगातार इस मामले को जातिगत तूल दिया जा रहा है, जातिगत विवाद की बात यहाँ पर सामने आ रही है। जैसा कि सुबह की बात करते हैं, उसके बाद जिस तरह जब सूचना आई कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर मिलने के लिए आ रहा है, उसके बाद बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं साथ में अगर हम बात करें तो विपक्षी दल के लोग भी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने समाज के समर्थन में नारे लगाए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने विपक्ष के नारे लगाए, मुर्दाबाद के नारे लगाए, सरकार को घेरने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव जयंत चौधरी भी पहुंचे और उनके भी समर्थक वहां पर पहुंचे, जिसके बाद यहाँ पर भयानक नारेबाजी और आपसी पथराव तक की नौबत आई, जिसको यहाँ पर पुलिस को लाठी भांजकर लोगों को खदेड़ना पड़ा। मजबूरी थी पुलिस की, क्योंकि जिस तरह का माहौल था कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर मामला बनता जा रहा था। तो
पुलिस ने लाठी मारकर यहाँ से जब लोगों को भगाया है, उसके बाद मामला शांत हुआ। उसके बाद हम आपको बता दें कि अभी भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिसके बाद लगातार पुलिस प्रशासन को डर था कि जो चंद्रशेखर रावण है उनका जो इतिहास है वो ठीक नहीं है, वो विवाद हो सकता था। इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की थी। जैसे ही चंद्रशेखर रावण यहाँ पहुंचे, उन्हें तुरंत उनकी गाड़ी से उतारकर वो पैदल जाना चाह रहे थे घर तक, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और रोककर अपनी सरकारी गाड़ी से उन्हें पीट करके घर लेकर गए। वहां पर उनकी मुलाकात कराई और उसको वहां पर लाकर छोड़ दिया। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जिस समय समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अंदर मुलाकात के लिए गया हुआ था, यहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती जो पहरा था पुलिस का उसको तोड़ दिया और पहरे को तोड़कर वो लोग अंदर घुस गए, जिसके बाद स्थिति खतरनाक हुई और पुलिस को वहां समस्या सामने आई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कहा जा सकता है कि जिस तरह आज का टोटल कुल घटनाक्रम रहा है तो कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस हालांकि संजीदा है। अब जो राजनीतिक लोग थे वो आ चुके हैं और उसके बाद अगर बात करें तो पुलिस ने हालांकि मामले की जो गंभीरता को समझते हुए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को सख्त बंद रखा। उप जिलाधिकारी हाथरस यहाँ मौजूद रहे, उन्होंने भी लोगों को समझाया और उसके बाद हालात जो थे उनको काबू में किया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के अंदरूनी बात की जा रही है, जिस तरह अंदर की जो खबरें आ रही है, कहीं ना कहीं वो गंभीर खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है शासन प्रशासन के लिए भी कि जिस तरह से इस मामले को अब जातिगत तूल देने की बात की जा रही है, इस मामले पर राजनीति की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में जहां भी घटनाएं हुई वहां पर कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। केवल हाथरस जो है, हाथरस में ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम राजनीतिक दल के लोग पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक करण हाथरस का हो रहा है वो इस मामले को गंभीरता को बढ़ा रहा है। हालांकि सभी की मांग है कि यहाँ पर जो पीड़िता है उसको न्याय मिले, जो दोषी है उनको सजा मिले। लेकिन वही बात करें तो जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने अपना नार्कोटिक पॉलीग्राफ टेस्ट से मना कर दिया। जयवीर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजवीर दिलेर की भूमिका पर भी उंगलियां उठ रही हैं, क्या खबर है वहां पर? जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के सांसद हैं उनका विरोध है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कल भी उनके खिलाफ नारेबाजी की थी, आज भी उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा जो यहाँ के सांसद हैं इस मामले को राजनीतिक रंग देना पड़ता है। वो चाह रहे हैं वो अपनी व्यवस्थाओं को अपने अनुसार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मामले को तूल दे रहे हैं। अगर यहाँ के सांसद चाहते तो ये मामला इतना तूल नहीं पकड़ सकता, शुरुआत में इस मामले का अंत हो सकता था, लेकिन सांसद ने अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस मामले को पुलिस की जो उचित कार्रवाई थी नहीं होने दिया। जो लोग थे उनके जबरन नाम लिखवाए हैं, तमाम ऐसे आरोप सांसद पर स्थानीय लोगों ने लगाए हैं। तमाम लोग यहाँ पर सांसद के विरोध में कल झंडे लेकर खड़े हुए थे, तमाम लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका कहना था कि जो सांसद है वो यहाँ पर गंदी राजनीति करना चाहते हैं। उसको लेकर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सांसद महोदय को लखनऊ बुलाया था और उनसे इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। जी, सांसद की बेटी भी वहां काफी सक्रिय नजर आ रही है। इस घटनाक्रम जब से 14 तारीख से इस बच्ची के साथ घटनाक्रम हुआ है उसके बाद उनकी भूमिका को लेकर भी वहां चर्चा है और तमाम अभी सांसद के बयान भी आजकल में जो आए हैं उनको लेकर भी काफी राजनीतिक हलकों में चर्चा है। एक बयान जो विधायक है भाजपा के सुरेंद्र सिंह, ताहिरा हसन जी भाजपा के एक विधायक हैं, सुरेंद्र सिंह बलिया के विधायक हैं वो, और उन्होंने कहा है कि भाई लड़कियों को संस्कार देना चाहिए, लड़कियों को संस्कार देना चाहिए। संस्कार ना सरकार ना तलवार, इस तरह की घटनाएं ना सरकार से रुकेंगी ना तलवार से रुकेंगी। जो जवान होती लड़कियों को संस्कार देना पड़ेगा। ये कैसी भाषा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक की? लड़कों को संस्कार की जरूरत नहीं है क्या? लड़कियों को ही संस्कार की जरूरत है? ताहिरा जी जी, बहुत शर्मनाक ये स्टेटमेंट है, हम कहेंगे बिजार स्टेटमेंट। और आफ्टर निर्भया केस जब जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद एक कानून बना, पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ था, आपको भी याद होगा। गांव में ग्रामीण अंचलों तक में लोग उतरे हुए थे, सिर्फ महिलाएं नहीं नौजवान भी हमारे साथ थे। तो जाहिर है उसके बाद जो कानून बना है उस कानून की भी ये वायलेट कर रहे हैं और ये बात कह रहे हैं अरे संस्कार तो लड़कों में देना चाहिए भाई, जो इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। आप ये कहिए कि उनको संस्कार दो, उनको संस्कार दो कि महिलाओं की इज्जत करना सिखाओ, घर से सिखाओ, तो बात समझ में आए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये माएँ जो है वो माएँ जो अपनी बच्चियों को 9 महीना पेट में रखती है और उसके बाद इस तरह से विभत्स घटना में उनके साथ होती है, वो दिन देखती है और उसके बाद उनको गंवा देती है। आप उन माओं को बता रहे हैं, मतलब तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और ताहिरा जी वो खम ठोक रहे हैं कि वो शिक्षक हैं,
ये कैसे शिक्षक हैं? वो कह रहे हैं मैं विधायक से पहले शिक्षक भी हूं। तो ये शिक्षा दे रहे हैं, वो विधायक जी शिक्षा दे रहे हैं कि जवान होती लड़कियों को संस्कार सिखाया जाए। भाई लड़कों के क्यों संस्कार नहीं? तारा जी का सवाल बिल्कुल जायज है कि लड़कों को संस्कार क्यों नहीं? अगर लड़कों को संस्कारित कर देंगे, वो महिलाओं की इज्जत करना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है अपने आप इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। घटनाओं में होंगी, नहीं होंगी या कमी आएगी। लेकिन इस तरीके का बयान आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। एक सांसद महोदय राजवीर सिंह दलेर हैं, वो उधर उकसा रहे हैं, और ये सांसद, ये विधायक जी हैं, ये अलग उकसा रहे हैं। पता नहीं ये लोग सरकार के दुश्मन हैं या सरकार में हैं, यही जाने। ये सरकार के दुश्मन हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट सरकार पे पड़ेगा। जिस तरह के बयान ये दे रहे हैं आधी जमीन के लिए, ये शर्मनाक है। हमारी बिटिया यहाँ बलरामपुर में तो एडमिशन कराने गई थी, एडमिशन करा के लौट रही थी। कौन सा संस्कार दे दे? इनसे पूछना चाहिए कि कौन सा संस्कार दे दे, बताइए। आप कैसी बात करते हैं? नहीं, हमने उनसे कहा था कि आप आइए हमारे साथ, आपसे बात करेंगे आज शाम को 5 बजे। तो वो कह रहे हैं आप लोगों ने बहुत उल्टा सीधा मेरे खिलाफ चला दिया है। भाई आप उल्टा सीधा बोलोगे तो हमारा काम तो जैसा बोलोगे वैसा रख देंगे हम। अब उल्टा बोलो या सीधा बोलो, अगर या तो जवान को चुप रखो, अपने मुंह को बंद रखो अगर ठीक ठाक नहीं बोल सक रहे हो। अगर बोला ही है तो दमखम के साथ में आओ, बात करो, डिबेट करो कि भैया लड़कियों को ही क्यों संस्कार की जरूरत है, लड़कों को संस्कार की क्यों जरूरत नहीं। और आप कहते हो मैं शिक्षक हूं, कैसे शिक्षक हो भाई जी? शिक्षक हो, बिल्कुल सही। और आपने संज्ञान ले नहीं रहे हो, बलिया में रहते हो, बलरामपुर का संज्ञान भी लो, संज्ञान और कहीं का ले नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो। कानपुर में हो रहा, भदोई में हो रहा, भदोई में लड़की का सर कूच दिया, 14 साल की बच्ची का। सोचिए कितनी दर्दनाक घटना है। मेरा सवाल यही है ताहिरा जी, मेरा सवाल यही है कि भाई हाथरस ठीक है, बहुत गंभीर घटना है, निश्चित तौर पर जो हुआ वो बहुत ही कष्टकारी, पीड़ादायक है। और विपक्ष ने या मीडिया ने जो भूमिका निभाई वो भी जगाने के लिए जरूरी थी। लेकिन आगे जो घटनाएं हुई हैं, भदोई की घटना आप बता रहे हैं, सिर कूच दिया, बलरामपुर की बेटी के साथ क्या हुआ, कानपुर देहात की बेटी के साथ क्या हुआ, इनके न्याय के लिए भी जो हमारा विपक्ष है, अखिलेश यादव जी कब तक ट्वीट से काम चलाते रहेंगे? ये था कि 4 तारीख को आज वो जाएंगे, अचानक पता नहीं क्या हो गया कि वो फिर हमको लगता है वही कोरोना का बहाना लेकर बैठ गए वो कि भाई कोरोना है, सरकार वो डर रहे हैं कि महामारी एक्ट के तहत अखिलेश यादव को कहीं बंद न कर दे सरकार। राहुल गांधी को नहीं बंद कर रही है, प्रियंका गांधी धक्के खा रही हैं, लाठी खा रही हैं, राहुल गांधी को पुलिस वाला उठाकर पटक दे रहा है, उठकर फिर चल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, मैं जाऊंगा। आज किसानों के जमीन बचाने के लिए किसान यात्रा पर निकल गए हैं। अखिलेश यादव लंदन में से छुट्टियां मना के आ गए होंगे, लेकिन वो सहारनपुर हाथरस जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने आज अचानक कार्यक्रम रद्द कर दिया। शाम तक कोई ट्वीट आ जाएगा, पता नहीं, उनका अपडेट हमारे पास नहीं कि वो लंदन से आए कि नहीं आए, लेकिन आज आना था। और उन्होंने ही ट्वीट करके इस बात को कहा था कि हम आज जाएंगे हाथरस। उनके भाई धर्मेंद्र यादव वहां नजर आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ हल्ला गुल्ला करते नजर आए। अखिलेश यादव जाते तो बात थोड़ा कुछ और होती, बात गंभीरता से होती, तब 2-2 बातें उनको भी करनी चाहिए। तो वो भी आजकल ट्वीट में मस्त हैं, बिल्कुल ट्वीट कर देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। बलरामपुर की बात अखिलेश यादव ने ट्वीट की थी, गोरखपुर की ट्वीट की थी, भदोही को ट्वीट किया था। कम से कम एक समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल ही इन बच्चों के घर चला जाता। तो उस पर भी आरोप लग रहे हैं जी। की बिटिया के साथ हुआ था जी, जो उनका अपना क्षेत्र है, वहां भी तो नहीं गए वो जी। वहां जाके देखना चाहिए था कि 8 साल की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ है, वहां भी जाके एक हंगामा होना चाहिए था कि भाई उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो केस का निस्तारण। मुझे लगता है ताहिरा जी इस तरीके की जो घटना एक बहुत अभी एक तरीके से वेब जैसी आ गई, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान में 12 घटनाएं हो गई अभी हाल में, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, तमाम जगह इस तरह घटनाएं हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है, तो यहाँ कुछ घटनाएं ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन घटनाएं हो रही हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक आप सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ समाज को आप समझती हैं, समाज के मानस पटल को समझती हैं, और जो महिलाएं हैं उनका मानस पटल भी आप जानती हैं और समाज को जानती हैं। क्या इसके लिए क्या सल्यूशन है? अगर एक सजेस्टिव उसमें कहा जाए तो आपके मुताबिक क्या सल्यूशन होना चाहिए इसका? मैं तो बार बार कह रही हूँ कि मैं इसको बार बार कहती हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टी ब्लेम गेम खेलती हैं तो वो चीज डाइल्यूट हो जाती है। हर एक के समय में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कमी नहीं आई है, इसको सीरियसली नहीं लिया गया है, पॉलिटिकल विल नहीं कर करने का, वरना इस पर कन्विक्शन रेट बढ़ाया जाए,
फास्ट ट्रैक कोर्ट से ऐसे सारे केसों का निस्तारण हो जिससे विटनेस हॉस्टाइल ना हो, और ये जो दरिंदे हैं ये निकल ना पाए बड़े बड़े वकील करके। जब तक कानून का डर इनके अंदर नहीं बैठेगा, जब तक इनको नहीं लगेगा कि हमको हम निकल नहीं सकते, कोई लूप होल्स नहीं है, तब तक देखिए महिलाओं के साथ हिंसा होती रहेगी। महिलाओं के साथ हिंसा को रोकने के लिए समाज में भी महिला, ये बच्चों को, जैसे मैंने कहा, बेटों के अंदर ये संस्कार डालना, बिल्कुल तायरा, घरों में बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं समाज को भी बदलने की जरूरत है। और अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो सोया हुआ प्रशासन है वो कब जागता है और ये जो बेटियों के साथ घटनाएं हो रही हैं इसमें कब विराम लगता है। तायरा जी, दुर्गेश जी, नीरज, अभिषेक, जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। सुबह बोले कि हम बात कर रहे थे सोए हुए प्रशासन की, जिस तरीके से इस समय उत्तर प्रदेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिरकार ये तस्वीरें कब बदलेंगी और बेटियों को न्याय कब मिलेगा? कब तक इसी तरीके से प्रशासन सोता रहेगा और कब तक बेटियों के साथ अन्याय होता रहेगा? सुबह बोलेंगे और फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।